साथियों, जहां एक तरफ पूरा देश लॉकडाउन में है और पूरा देश कोरोना जैसी भयानक बीमारी से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो बहुत बड़ी तादाद में देश के अंदर प्रवासी मजदूर हैं, उन मजदूरों के सामने कोरोना से बड़ा संकट भुखमरी का खड़ा हो गया है। उन लोगों के सामने कोरोना से बड़ा संकट अपने घर पहुंचने का खड़ा हो गया है और लगातार वो भुखमरी से जद्दोजहद कर रहे हैं। लगातार वो अपने घर पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई हजारों किलोमीटर साइकिल से जा रहा है, तो कोई हजारों किलोमीटर तक पैदल यात्रा कर रहा है, कोई अपने ऑटो रिक्शे से, कोई अपने ठेले से, तो कोई बैलगाड़ी में ही एक तरफ बैल की जगह बैलगाड़ी को खींचते हुए यात्रा कर रहा है, कोई अपने बच्चे को बैग के ऊपर लेकर के यात्रा कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं हजारों किलोमीटर तक पैदल यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। ये भयावह दृश्य आज चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, या आपके आसपास की सड़कें हों, तो उसमें इस प्रकार के भयावह दृश्य आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में इतना ज्यादा भयावह दृश्य इसके पहले कभी नहीं दिखा जितना भयावह दृश्य अभी सड़कों पर है। और इसकी वजह से लगातार मजदूरों की सड़क दुर्घटनाओं में भी मौत हो रही है। किसी के ऊपर ट्रेन चढ़ रही है तो मौत हो जा रही है, किसी के ऊपर ट्रक, तो किसी के ऊपर बस चढ़ने की वजह से मौत हो जा रही है, तो कोई रास्ते में चलते चलते भूख प्यास की वजह से मौत हो जा रही है, तो किसी के बच्चे की मौत भूख प्यास की वजह से हजारों किलोमीटर की यात्रा में चलते चलते हो रही है। कोई गर्भवती महिला है तो उसको रास्ते में ही बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है, और जन्म देने के कुछ ही घंटे बाद फिर उसको सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। ये जो स्थिति, ये जो अफरा तफरी पूरे देश के अंदर फैला करके शासक वर्ग ने रखी हुई है। एक तरफ तो सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, मजदूरों के लिए ट्रेन और बसें चलाई जा रही है, लेकिन ट्रेन और बसों के नाम पर जो राज्य और केंद्र सरकारें लड़ाई लड़ रही हैं, आपस में जो झगड़ा कर रही हैं, इन झगड़े के चक्कर में मजदूरों को बलि चढ़ाई जा रही है। और केंद्र सरकार के जितने दावे हैं वो सारे दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं, खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार इनको सुरक्षित घर पहुंचाने की बात कर रही है, दूसरी तरफ जो मजदूर ट्रेन में या बसों में सफर कर रहे हैं उनसे किराया भी वसूला जा रहा है, और किराए से ज्यादा भी वसूला जा रहा है। इतनी ज्यादा भयावह स्थिति देश के अंदर बन चुकी है। तो ये जो सारी स्थितियां देश के अंदर बन चुकी हैं, इन स्थितियों को ठीक से समझने की भी जरूरत है। सवाल ये खड़ा होता है कि जो श्रमिक अभी तक फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, जो श्रमिक अभी तक कारखानों में काम कर रहे थे, और कारखाना और फैक्ट्रियां अचानक बंद होने की वजह से वो जो श्रमिक थे उनके सामने खाने पीने का संकट निर्माण हो गया, और खाने पीने का संकट निर्माण होने की वजह से, भुखमरी के कगार पर पहुंच जाने की वजह से, वो श्रमिक हजारों किलोमीटर तक पैदल या ट्रकों में भरकर या किसी भी प्रकार से अव्यवस्थित तरीके से हजारों किलोमीटर का सफर तय करने के लिए मजबूर हो गए। तो सवाल ये खड़ा होता है, एक तरफ तो सरकार पूंजीपतियों को लगातार राहत दे रही, पूंजीपतियों को लगातार सरकार राहत दे रही है, और दूसरी तरफ लगभग 6,60,000 से ज्यादा 6,60,000 करोड़ से ज्यादा पूंजीपतियों का माफ किया जा चुका है पिछले 5 साल में। और दूसरी तरफ जो मजदूर हैं उन मजदूरों को उनके घरों तक भी नहीं पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों के साथ में जो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है, ये भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि कारखाने केवल पूंजीपतियों से नहीं चल सकते। पूंजीपति अगर पैसा लगाता है तो श्रमिक अपना श्रम लगाता है, और श्रम और पूंजी को जब इकट्ठा किया जाता है तब कारखाने चलते हैं। लेकिन जहां पूंजीपतियों को लगातार मदद की जा रही है, वहीं श्रमिकों को पूंजीपतियों का गुलाम बना करके रखने की कोशिश भी लगातार हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो श्रम कानून बनाया था, जिससे पूंजीपतियों की सुरक्षा हो रही थी, चाहे वो उनके समान काम के लिए समान वेतन का मामला हो, चाहे उनके 8 घंटे ही ड्यूटी करने का मामला हो, चाहे उनको रखने और निकालने की प्रक्रिया का मामला हो, चाहे उनके महंगाई भत्ते का और तमाम प्रकार के
भत्ते का मामला हो, चाहे वो जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की साफ सफाई और तमाम प्रकार की सुविधाओं का मामला हो, या ट्रेड यूनियन को, श्रमिक संगठनों को दिए गए अधिकारों का मामला हो, ये तमाम मामले, ये तमाम जो श्रमिकों की सुरक्षा के लिए नियम थे, जो तमाम श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कानून थे, उन कानूनों को भी लगातार निरस्त किया जा रहा है, स्थगित किया जा रहा है, बदला जा रहा है और उनको खत्म करने की कोशिश लगातार सरकार के द्वारा की जा रही है। तो केवल पूंजीपतियों के द्वारा ही उद्योग चलाने की जो कोशिश है और श्रमिकों को उद्योगपतियों का बंधुआ मजदूर बनाने की जो देश भर में कोशिश चल रही है शासक वर्ग के द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और निश्चित रूप से जो शासक वर्ग के लोग हैं वो इस तरीके की जो कोशिश कर रहे हैं और जो मजदूरों की दुर्दशा हो रही है, इसका बड़ा कारण ये है कि देश में जो मजदूर हैं, जो मजदूरों का बड़ा तबका है, वो बड़ा तबका कौन है? मजदूरों का बड़ा तबका शेड्यूल कास्ट से है, शेड्यूल ट्राइब से है, ओबीसी से, और SC ST OBC से बड़ा तबका होने की वजह से, और जो शासक वर्ग है वो शासक वर्ग अपर कास्ट का होने की वजह से, शासक वर्ग यूरेशियन नस्ल का होने की वजह से, और वो वर्तमान में जो सरकार है वो RSS नियंत्रित सरकार है। और जो RSS नियंत्रित सरकार है, RSS को चलाने वाले ब्राह्मण हैं, और वो जो ब्राह्मण है वो मनुस्मृति को अपना ग्रंथ मानते हैं, अपना दस्तावेज मानते हैं, और वो मनुस्मृति के आधार पर फैसले करना चाहते हैं। तो जो वर्तमान में मजदूरों के साथ में हो रहा है, जो मजदूरों के श्रम कानून खत्म किए जा रहे हैं, ये जैसे पहले SC ST OBC को अधिकार वंचित मनुस्मृति ने किया था, आज भी वही स्थिति पैदा की जा रही है। देश में एक तो SC ST OBC के अंदर से मजदूर ही निर्माण की हो, ऐसा जो शासक वर्ग है उसकी लगातार कोशिश है। और इसके लिए जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम को इसी प्रकार से बना करके रखा गया है कि लगातार इससे मजदूर ही पैदा हो, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन को पूरी तरीके से चौपट कर दिया गया है, और बच्चा खिचड़ी खाता है, खिचड़ी खा करके घर चला आता है, और उसको ढक्कल पास किया जाता है। भले उसको अपना नाम भी लिखना ना आए, लेकिन उसको एक कक्षा से दूसरे कक्षा में, दूसरे कक्षा से तीसरे कक्षा में पहुंचाया जाता है। और जब वो कक्षा 8 तक पास हो जाता है, लेकिन उसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, तो आगे की पढ़ाई वो कर नहीं पाता, और आगे की पढ़ाई कर नहीं पाता, इसकी वजह से उसके सामने मजदूर बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और प्राइमरी सरकारी स्कूलों में 99% से ज़्यादा SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं, और एक तरफ SC ST OBC के बच्चे सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं उनके लिए कॉन्वेंट है, नर्सरी है, रेडियंट है, उनके लिए बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं जहां उनके बच्चे पढ़ते हैं। और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के नाम पर खाना मिलता है, वजीफा मिलता है, ड्रेस मिलता है, लेकिन जिस चीज के लिए ही माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, वो शिक्षा नहीं मिलती है। और इसकी वजह से बहुजन समाज का जो बहुत बड़ा तबका है उसकी हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पाए, तो वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाता है। और गवर्नमेंट स्कूलों में जब उसके बच्चे पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट स्कूलों की गुणवत्ता इतना ज़्यादा खराब है एजुकेशन की कि उसकी वजह से उससे केवल मजदूर ही निर्माण होता है, और मुश्किल से 15% बच्चे ही हायर एजुकेशन तक जा पाते हैं। बाकी के बाकी बच्चे मजदूर या छोटी मोटी नौकरी या छोटे मोटे काम धंधे से ही अपना काम चलाते हैं। तो ये जो स्थिति है, ये जो मजदूर, बहुजन समाज के लोगों को तो पहले मजदूर बनाया जाए, और मजदूर बना करके फिर उनको पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जाए, ये जो बहुत बड़ी साजिश देश में चल रही है, इस साजिश को भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। पहले मजदूर बनाया गया, मजदूर को फिर मजबूर बना दिया गया, और मजबूर नहीं होते तो हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं करते, तो वो मजबूर हो गए, और मजबूर बनाने के बाद अभी उनको पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जा रहा है। अब पूंजीपति की शर्त होगी कि उनको पूंजीपति की शर्तों के आधार पर श्रमिकों को उनके यहाँ नौकरी करनी होगी। जो श्रमिक कानून थे उसको खत्म कर दिया जा रहा है, और जो श्रमिक संगठन थे जो श्रमिकों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे उनको भी प्रभावहीन किया जा रहा है। तो ये जो सारा मामला है, और
पूंजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों की जमीनें, आदिवासियों की जमीनें लगातार पूंजीपतियों को दी जा रही है और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो पब्लिक सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसको लगातार निजीकरण किया जा रहा है, निजी हाथों में दिया जा रहा है और जो नवरत्न कंपनियां भारत की थी उसको भी बेचा जा रहा है। तो ये जो सारी स्थिति देश के अंदर निर्माण हो गई है, इन सारी स्थितियों के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से 18 मई को जेल भरो आंदोलन घोषित किया गया था, जिसके 3 प्रमुख मुद्दे थे। पहला मुद्दा यह था कि जो भी प्रवासी मजदूर जहां हैं उनको तुरंत उनके घरों तक पहुंचाया जाए, उनको जबरदस्ती से रोक कर ना रखा जाए। दूसरा बड़ा मुद्दा था कि जो लोग जिनके काम धंधे बंद हो गए हैं और वो भुखमरी के कागार पर पहुंच गए हैं, तो सरकार के पास जो अनाज भंडार है, सरकार कह रही कि हमारे पास पर्याप्त अनाज है, तो उस अनाज को उन तक पहुंचाया जाए, उनके लिए भंडारों को खोल दिया जाए। तीसरी बड़ी मांग थी कि जो श्रम कानूनों में परिवर्तन किया गया है उसको वापस लिया जाए। तो 18 मई के जेल भरो आंदोलन में ये 3 मांगे थी, लेकिन लॉकडाउन और आगे बढ़ने की वजह से उस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लेकिन उस आंदोलन को स्थगित करने के बाद आज बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम जी के द्वारा एक नए आंदोलन की घोषणा की गई और वो उस नए आंदोलन के तहत जो केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, उन केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में बड़ा आंदोलन करने की घोषणा आज की गई। विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई और उसके लिए तमाम जो ये मुद्दे हैं, इनके साथ में तमाम मुद्दे लेकर के इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई। और उनके द्वारा सबसे पहले इन मुद्दों को जला करके, सरकार की गलत नीतियों को जला करके अपना विरोध प्रदर्शित किया गया। तो वो जो मुद्दे हैं उसमें पहला मुद्दा है कि मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पर ना पहुंचाने की जो नीति है और उनको भूख से चलकर, पैदल चलकर या सड़क या रेल हादसे में मरने के लिए छोड़ देने की जो सरकार की गलत नीति है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरा, जो श्रमिकों का और जरूरतमंदों को जो पर्याप्त राशन पहुंचाना चाहिए सरकार को, वो नहीं पहुंचा रही है। इस जो नीति है सरकार की, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं। तीसरा, श्रमिकों को उनके गृह राज्य में ना जाने देना और उनकी मर्जी के बगैर उन्हें रोक कर रखने की जो सरकार की नीति है, लगातार हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। श्रमिकों के काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने का जो संशोधन कई राज्यों ने किया है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और उनको जो मजदूरों को पूंजीपतियों का गुलाम जो बनाया जा रहा है, तो वो श्रम कानूनों में जो परिवर्तन है की जो नीति है सरकार की, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। श्रमिक संगठनों को जो प्रभावहीन बनाया गया, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सड़क दुर्घटना में जो प्रवासी मजदूर मारे गए, उन प्रवासी मजदूरों के परिवार को 50 लाख रुपए ना देने और उनके परिवार को रोजगार ना देने की जो नीति है सरकार की, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने एक डिसीजन लिया कि SC/ST के बच्चों को जो विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसमें क्रीमी लेयर लगा दिया। तो ये जो क्रीमी लेयर लगाया महाराष्ट्र सरकार ने, इसका हम विरोध करते हैं। अभी निर्मला सीतारमण का एक बयान आया था कि निजीकरण हर चीज का होगा। तो ये जो निजीकरण, केंद्र सरकार की जो निजीकरण की नीति है, इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। राहत के नाम पर गरीबों के पैसों पर जो पूंजीपतियों को बचाने की नीति चल रही है, कहा जा रहा है कि गरीबों को दे रहे हैं, लेकिन गरीबों को देने का मामला नहीं है। गरीबों को नहीं दिया जा रहा है, बल्कि पूंजीपतियों को सुरक्षित किया जा रहा है। तो जो ये नीति है, इस नीति का हम लोग विरोध करते हैं। आदिवासियों की अनुसूची के विरोध में जो फैसला आया और केंद्र सरकार उस फैसले को लागू कर रही है, तो इस नीति का भी हम लोग विरोध करते हैं। रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं किया और फिर जो फैसला आया, उस फैसले को सरकार लागू कर रही है, तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। SC/ST OBC पर 3000 वर्ष से मंदी है, मगर उनके लिए कोई पैकेज नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो सरकार की नीति है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। SC के द्वारा औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मौत की सुनवाई नहीं की गई और केंद्र द्वारा झूठा हलफनामा दिया गया कि कोई मजदूर सड़क पे नहीं है। तो इस नीति का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं।
लॉकडाउन के नाम पर जो पैकेज दिया जा रहा है, और पैकेज नहीं दिया जा रहा बल्कि पैकेज के नाम पे कर्जा दिया जा रहा है। दुनिया में कभी कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि पैकेज के नाम पर पैकेज दिया जाए और उसको वसूला जाए। यहाँ पैकेज के नाम पर कर्जा दिया जा रहा है, और कर्जे में भी कितना दिया जा रहा है, तो 86,600 करोड़ रुपए 63 लाख लोगों को लोन मंजूर किए जाएंगे। तो ये जो 86,600 रुपए 63 लाख लोगों को लोन मंजूर किए गए, तो अगर एक व्यक्ति का निकाला जाए तो 13,746 रुपए एक व्यक्ति को पड़ता है, जो मार्च और अप्रैल में दे दिया गया है। दूसरा, जो मुद्रा शिशु लोन की बात की गई, 1,500 करोड़ रुपए मुद्रा शिशु लोन 3 करोड़ लोगों को देने को मिलेगा, ये बात की गई। अगर इसका प्रति व्यक्ति औसत निकाला जाए तो ये प्रति व्यक्ति 500 रुपए आएगा। पीएम केयर फंड से 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए दिया गया। 2020 की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े के हिसाब से 23 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। अगर 23 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं तो जो ये 1,000 करोड़ देने की बात चल रही है, ये 43 रुपया 47 पैसा ही एक मजदूर को पड़ेगा। तो ये जो सारा राहत पैकेज के नाम पर, जो झूठा राहत पैकेज के नाम पर जो कर्जे की बात हो रही है और झूठी बातें हो रही है, और इस पर किसानों मजदूरों के लिए कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है, तो इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। और इन सारी नीतियों को हम लोग, जैसा कि वामन मेश्राम जी ने इन सारी केंद्र सरकार की नीतियों को जलाने का काम किया, वैसे ही हम लोग भी केंद्र सरकार की इन नीतियों को जलाने का काम कर रहे हैं, और जला करके हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम पिछड़े वर्ग के साथियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के संगठनों को और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को हम ये देश भर में अपील करना चाहते हैं कि ये जो केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं, इसका आप भी विरोध करिए और इसको जला करके इसका विरोध प्रदर्शन, तीव्र विरोध प्रदर्शन किया जाए।